टीटू गुलेल में कंकड़ लगाकर पेड़ पे बने घोंसले का निशाना साध रहा था। क्या कर रहा है? पापा ने कहा है मुझे भी तेरी जैसी बंदूक दिलवा देंगे, बस पहले मैं निशाना लगाना सीख जाऊं। निशाना तो गुलेल से भी सीखा जा सकता है। अरे मैं तुझे अपनी बंदूक ही दे दूंगा, सीख लेना। इस समय कुछ अतिरिक्त रूप से उदार हो रहा है बंटी का मन। दे देगा? चल तो ले आए। टीटू ने गुलेल में फंसे कंकड़ को लापरवाही के साथ तड़ाक से जमीन पर ही उछाल दिया। अभी नहीं, वकील चाचा आए हैं, मम्मी और उनमें कोई जरूरी बात हो रही है, जरूरी वाली। तभी बच्चों का उधर आना नहीं चाहिए। बड़े बुजुर्गी अंदाज में बंटी ने कहा, ए टीटू एक बात बताएगा यार? क्या? ये धूरी का मतलब क्या होता है रे, तू जानता है? धूरी? टीटू सोचने लगा, फिर पूछा, पर क्यों? एक बात है, पर तू पहले मतलब बता। कोई बहुत गड़बड़ वाला मतलब होना चाहिए। और बंटी की आंखों के सामने मम्मी का उदास चेहरा घूम गया। लगा जैसे जो कुछ गड़बड़ है वह यही है, और जैसे भी हो इसका मतलब जानना ही है। शब्दार्थ की कॉपी लाऊं? शायद उसमें कहीं लिखा हो। फिर एकाएक बोला, बताऊं? याद आ गया। बंटी की आंखें खुशी से चमक उठी। वह एक लाइन है ना यार, सब धन धूरी समान। कौन सी लाइन? मुझे तो नहीं मालूम। तुझे कैसे मालूम होगा? जब तू चौथी क्लास में आएगा तब तो पढ़ेगा। तो मतलब क्या हुआ? बंटी जैसे कहीं से खिन्न हो आया। धूरी यानी धूल मिट्टी, समझा? एक बार पढ़ी हुई बात मैं कभी नहीं भूलता हूँ। पर टीटू के इस आत्मसंतोष से बंटी का मन हल्का नहीं हुआ। मन ही मन दोहराया, जब एक बार धूल गड़बड़ा जाती है तो धत, यह नहीं, कुछ और होना चाहिए। बात क्या है? तू बता ना। बंटी ने एक बार इधर उधर देखा, फिर जरा पास सरक कर बोला, जब एक बार धूरी गड़बड़ा जाती है तो जिंदगी ही लड़खड़ा जाती है। और फिर कुछ इस भाव से देखने लगा मानो कह रहा हो, समझ लो इतनी बड़ी बात है, बता सकते हो इसका अर्थ? यह क्या हुआ? धत, पागल है तू तो। नहीं, पागल नहीं हूँ, बहुत बड़ी बात होती है ये, इतनी बड़ी कि मैं और तू तो समझ ही नहीं सकते। मम्मी पापा लोगों की बात होती है, शायद उनकी लड़ाई की बात। और रात में जब सोया तो बार बार मन हो रहा था कि मम्मी की इस बात का अर्थ पूछे। चाचा क्या बात करके गए हैं, सब पूछे। मम्मी ने तो खुद बताने को कहा था, पर कुर्सी के पीछे छिप करके बैठने की हरकत से वह कहीं भीतर ही भीतर इतना सहमा हुआ था कि पूछने का साहस ही नहीं हुआ। सब कुछ जानने का यह कौतूहल उसके अपराध को और पुख्ता ही करेगा। नहीं, उसे कुछ भी नहीं जानना। पर बिना कुछ पूछे और जाने भी उसे बराबर लग रहा है कि कोई एक बहुत बड़ी गड़बड़ी है जो उसके चारों ओर है और जो मम्मी के चारों ओर है। उस गड़बड़ी की बात बताने के लिए ही चाचा कलकत्ते से यहाँ आए हैं। मम्मी इतनी उदास है, पर अब किससे पूछे? उसके पास भी जादू का लैंप होता तो घिसकर जिन को बुलाता और सब पूछ लेता। कैसे मिल सकता है जादू का लैंप? और फिर धीरे धीरे कहानियों का जादुई माहौल उसकी पलकों पे उतरने लगा और वह सो गया। भाग 3। शकुन के लिए जैसे एक लंबे अरसे से ठहर गया था। यूं घड़ी की सुई तो बराबर ही चलती थी। रोज सवेरे पीछे के आंगन से घुसकर धूप सारे घर को चमकाती दमकाती, दोपहर को लॉन में फैल पसर कर बैठ जाती और शाम को बड़ी अलसाई सी धीरे धीरे सरकती हुई पीछे की पहाड़ियों में छिप जाती।
एक दूसरे को ठेलते हुए मौसम भी आते ही रहे। फिर शकुन को लगता था कि समय जैसे ठहर कर जम गया है, और जमे हुए समय की यह चट्टान न कहीं पिघलती थी न टूटती थी, बस टूटती रही है तो शकुन और धीरे धीरे तिल तिल। यूँ तो पिछले 2-3 सालों से ही ठहराव का यह एहसास बराबर ही होता रहा है, पर इधर 1 साल से तो यह एहसास तीखा होते होते जैसे असहाय सा हो गया था। सामने खड़ी लंबी छुट्टियां और गर्मी के बेहद लंबे अलस और उदास दिन। कॉलेज क्या बंद हो जाएंगे, जैसे समय गुजारने का एक अच्छा खासा बहाना खत्म हो जाएगा, वरना उसके नितांत घटनाहीन जीवन में मात्र कॉलेज जाना भी एक घटना की ही अहमियत रखता है। कॉलेज और कॉलेज के साथ जुड़ी अनेक समस्याओं की आड़ में वह कम से कम किसी में व्यस्त रहने का संतोष तो पा लेती है, वरना उसकी अपनी जिंदगी में कुछ भी तो ऐसा नहीं है जो क्षण भर को भी उत्तेजना पैदा कर सके। बंटी यदि सिर के बल खड़ा हो गया तो उसी को लेकर के वह उत्तेजित सा महसूस करती रहती है। यदि उसने ठीक से खाना नहीं खाया, या कि वह किसी बात पर जिद करके रो दिया, कि उसने कोई ऐसी बात पूछ ली जो इस उम्र के बच्चों को नहीं पूछनी चाहिए, तो वह उत्तेजित होने की स्थिति तक परेशान हो जाया करती है। हालांकि भीतर ही भीतर वह भी कहीं जानती है कि इनमें से कोई भी बात उसे सही अर्थों में उत्तेजित करके नहीं थकाती, वरन सही अर्थों में उत्तेजित होने के प्रयत्न में ही वह थक जाती है। केवल थकी नहीं जाती, एक प्रकार से टूट जाती है। पर वकील चाचा ने उसके सामने जो प्रस्ताव रखा, आज जिसके लिए वे फिर आने वाले हैं, उसने उसे भीतर से जैसे पूरी तरह झकझोर दिया। हालांकि वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर कल की बात में ऐसा नया क्या था जिसे लेकर वह इतनी परेशान या विचलित हो रही है। एक बहुत बहुत पुरानी समाप्त प्राय सी कहानी की पुनरावृत्ति ही तो है। फिर भी कुछ है कि सारी बात को वो बहुत सहज ढंग से नहीं ले पा रही है। लग रहा है जैसे उसे पूरी तरह मथ दिया गया है। वकील चाचा जब भी आते हैं, एक बार वह पूरी तरह मथ जाती है। बाहर से तो तब भी कुछ घटित नहीं होता, एक पत्ता भी नहीं हिलता, पर मन के भीतर ही भीतर उसे जाने कितनी आंधी तूफानों को झेलना पड़ता है। उसने झेले हैं। अजय के किसी के साथ संबंध बढ़ने की सूचना और फिर उसके साथ सेटल हो जाने की सूचना ने उसे कितना तिलमिला दिया था। अकेले रहने के बावजूद तब एक बार फिर नए सिरे से अकेलेपन का भाव जागा था, बहुत तीखा और कटु होकर। अपमान की भावना ने उस दंश को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था, और कोई 1 साल से ऊपर हुआ चाचा ने ही आकर कहा था, क्या बताएं, कुछ समझ में नहीं आता। बंटी को लेकर उसके मन में एक कचोट है, और यही कचोट कभी कभी तो वह ऊपर से नीचे तक क्रूर संतोष से भर गई थी। न चाहते हुए भी आशा की एक हल्की सी किरण मन में कौंधी थी। कौन जाने बंटी ही। चाचा ने बंटी के लिए खिलौने तो दिए, तो जाने क्यों लगा था कि ये मात्र बंटी के लिए ही नहीं है, बंटी को माध्यम बनाकर उस तक भी कुछ भेजा गया है। उसके बाद अजय स्वयं आया था, हमेशा की तरह अलग ही ठहरा, अलग ही रहा, केवल बंटी को बुलवाया। उससे तो मुलाकात तक नहीं की। फिर भी शकुन को लगता था कि न मिलकर भी अजय जैसे कहीं फिर से उससे जुड़ गया है। उस दिन अजय के पास से लौटने पर वह बड़ी देर तक बंटी को दुलारती पुचकारती रही थी, मानो बंटी वहाँ से अकेला नहीं लौटा हो।
अपने साथ अजय को भी ले आया हो। पर धीरे धीरे वह कचोट भी शायद समाप्त हो गई। कम से कम यह तो स्पष्ट हो गया कि उसे लेकर कुछ भी आशा करना एकदम व्यर्थ है। उसके बाद से बराबर ये लगता रहा कि अब सब कुछ समाप्त हो गया है, अंतिम और निर्णयात्मक रूप से। और तब से समय उसके लिए जम गया था, शिला की तरह। चाचा ने कल बात शुरू करने से पहले कहा था, अब तो कोई उम्मीद नहीं है। तो उसे यही लगा था कि उम्मीद तो उसे न अब है न पहले कभी थी। फिर किस बात की उम्मीद? फिर से साथ रहने की कोई चाहना उसके मन में नहीं थी। कई बार अपने और अजय के संबंधों के रेशे रेशे उधेड़े हैं, सारी स्थिति में बहुत लिप्त होकर भी और सारी स्थिति में बहुत तटस्थ होकर भी। पर निष्कर्ष हमेशा एक ही निकला है कि दोनों ने एक दूसरे को कभी प्यार किया ही नहीं। शुरू के दिनों में एक गलत निर्णय ले डालने का एहसास दोनों के मन में बहुत साफ साफ होकर उभर आया था, जिस पर हर दिन और हर घटना ने केवल सान चढ़ाई थी। समझौते का प्रयत्न भी दोनों ने एक अंडरस्टैंडिंग पैदा करने की इच्छा से नहीं होता था, वरन एक दूसरे को पराजित करके अपने अनुकूल बना लेने की आकांक्षा से। तर्कों और बहसों में दिन बीतते थे, ठंडी लाशों की तरह लेटे लेटे दूसरे को दुखी, बेचैन और छटपटाते हुए देखने की आकांक्षा में रातें। भीतर ही भीतर चलने वाली एक अजीब ही लड़ाई थी, वह भी जिसमें दम साध कर दोनों ने हर दिन प्रतीक्षा की थी कि कब सामने वाले की सांस उखड़ जाती है और वह घुटने टेक देता है, जिससे कि फिर वह बड़ी उदारता और क्षमाशीलता के साथ उसके सारे गुनाह माफ़ करके उसे स्वीकार कर ले, उसके संपूर्ण व्यक्तित्व को निरे एक शून्य में बदलकर। और इस स्थिति को लाने के लिए सभी तरह के दांव पेच खेले गए थे, कभी कोमलता के, कभी कठोरता के, कभी सब कुछ लुटा देने वाली उदारता के, तो कभी सब कुछ समेट लेने वाली कृपणता के। प्रेम के नाटक भी हुए थे और तन मन को डुबो देने वाले विभोर क्षणों के अभिनय भी। पता नहीं उन क्षणों में कभी भावुकता, आवेश या उत्तेजना भी रही हो, पर शायद उन दोनों के ही शंकालु मनों में कभी उन्हें उस रूप में ग्रहण ही नहीं किया। दोनों एक दूसरे की हर बात, हर व्यवहार, हर अदा को एक नया दांव समझने को मजबूर थे, और इस मजबूरी ने दोनों के बीच की दूरी को इतना बढ़ाया कि फिर बंटी भी उस खाई को पाटने के लिए सेतु नहीं बना। साथ रहने की यंत्रणा भी बड़ी विकट थी और अलगाव का त्रास भी। अलग अलग रहकर भी वह ठंडा युद्ध कुछ समय तक जारी ही नहीं रहा, बल्कि अनजाने ही अपनी जीत की संभावनाओं का एक नया संबल मिल गया था कि अलग रहकर ही शायद सही तरीके से महसूस होगा कि सामने वाले को खोकर क्या कुछ अमूल्य खो दिया है। और वकील चाचा की हर खबर, हर बात इन संभावनाओं को बनाती और बिगाड़ती रही थी। सामने वाले को पराजित करने के लिए जैसा सायास और सन्नद्ध जीवन उसे जीना पड़े, उसने उसे खुद ही पराजित कर दिया। सामने वाला व्यक्ति तो पता नहीं कब परिदृश्य से हट भी गया और वह आज उसी मुद्रा में, उसी स्थिति में खड़ी है, सांस रोके, दम साधे, घुटी घुटी और कृत्रिम। 7 वर्षों में विभागाध्यक्ष ने प्रिंसिपल हो जाने के पीछे भी कहीं अपने को बढ़ाने से ज़्यादा अजय को गिराने की आकांक्षा ही थी। वह स्वयं कभी अपना लक्ष्य रही ही नहीं, एक अदृश्य अनजान सी चुनौती थी जिसे उसने हर समय अपने सामने हवा में लटकता हुआ
महसूस किया था। जैसे जैसे उसका मुकाबला करते करते उससे जूझते जूझते ही वह आगे बढ़ती चली गई थी। पर इतने पर भी जब सामने वाला नहीं टूटा तो उसकी सारी प्रगति उसके अपने लिए ही जैसे निरर्थक हो उठी थी। कल पहली बार मन में आया कि यदि वह अपनी दृष्टि अजय की जगह अपने ऊपर रखती तो शायद इतनी मानसिक यातना तो नहीं भोगती। तब उसका हर बढ़ता हुआ कदम, उसकी हर उपलब्धि उसे कुछ पाने का एहसास तो कराती, पर अब नहीं, अब और नहीं। बीच में मेज पर दस्तखत किए हुए कागज एक गिलास के नीचे दबे हुए फड़फड़ा रहे हैं। मेज के इस ओर शकुन बैठी है तो दूसरी ओर वकील चाचा। कितने दिनों के बाद उसने अजय के हस्ताक्षर देखे थे और देखकर एक अजीब सी अनुभूति हुई थी, पर चाहकर भी वह उसे नाम नहीं दे पाई। एक अध्याय था जिसे समाप्त होना था और वह हो गया। 10 वर्ष का यह विवाहित जीवन एक अंधेरी सुरंग में चलते चले जाने की अनुभूति से भिन्न न था। आज जैसे एकाएक वह उसके अंतिम छोर पे आ गई है, पर आ पहुंचने का संतोष भी तो नहीं है। ढकेल दिए जाने की विवश का चोट भर है। पर कैसा है यह छोर? न प्रकाश, न वह खुलापन, न मुक्ति का एहसास। लगता है जैसे इस सुरंग ने उसे एक दूसरी सुरंग के मुहाने पे छोड़ दिया है। फिर एक और यात्रा, वैसा ही अंधकार, वैसा ही अकेलापन। उसके अपने ही मन ने न जाने कितने कितने प्रश्न तैर रहे हैं। क्या खुद उसे अजय का संबंध भारी नहीं पड़ने लगा था? क्या वह खुद भी उससे मुक्त होना नहीं चाहती थी? तो फिर कैसा है यह दंश? क्या वह आज तक अजय से कुछ अपेक्षा रखती आई है? नहीं, अजय से कुछ न पा सकने का दंश यह नहीं है, बल्कि दंश शायद इस बात का है कि किसी और ने अजय से वह सब कुछ क्यों पाया जो उसका प्राप्य था, या कि इस बात का था कि वह सब कुछ तोड़ ताड़ कर निकलती और अजय उसके लिए दुखी होता, छटपटाता। साथ नहीं रह सकते थे, इसलिए साथ नहीं रह रहे हैं। स्थिति तब भी वैसी ही रहती, पर फिर भी कितना कुछ बदल गया होता। यदि अजय के साथ मीरा ना होती, बल्कि उसके अपने साथ कोई होता, सच पूछा जाए तो अजय के साथ न रह पाने का दंश नहीं है, वरन अजय को हरा ना पाने की चुभन है। यह है जो उसे उठते बैठते सालती रहती है। फिर इन फड़फड़ाते पन्नों ने उसके और वकील चाचा के बीच अनजाने ही शायद बहुत बड़ी खाई खोद दी है। तभी तो चाचा अस्वाभाविक रूप से चुप हो आए हैं, वरना इतनी देर तक चुप रहना चाचा के लिए संभव नहीं। दोनों के बीच जबरदस्ती घिर आए इस मौन ने सारी स्थिति को जैसे कहीं और अधिक जटिल बना दिया। शकुन ने कागजों को उठाया और तह करके चाचा की ओर बढ़ते हुए बोली, इन्हें रख लीजिए। आप इतने चुप क्यों हो गए? अपने स्वर कोई सहजता से स्वयं चौंकी। कहीं यह भाव भी जगा कि ऐसी स्थिति में भी बहुत सहज स्वाभाविक बने रहने की क्षमता उसमें है। चाचा ने इतनी गहरी सांस ली मानो बहुत देर से वे सांस रोके हुए बैठे थे। आखिर यह काम भी मेरे ही हाथों होना था। लोग जोड़ते हैं, मैं तो तोड़ने वाला बना। पता नहीं तुम भी क्या सोच रही होगी। स्वर की व्यथा शकुन को ऊपर से नीचे तक सहला गई। कोई बहुत ही मीठी सी बात कहकर चाचा को आश्वस्त करने का मन हुआ। आया तो था कि आज तुमसे बहुत बहुत बातें करूँगा, तुम्हें समझाऊंगा, पर क्या बताऊं शकुन, कुछ कहते ही नहीं बन रहा है। उनका स्वर एकदम भर्राया हुआ था। सीधे सच्चे मन से निकली हुई चाचा की इन बातों ने उसे कहीं भी बनावटीपन या कृत्रिमता की बू नहीं आ रही है।
आप क्यों इतना गिल्टी फील कर रहे हैं? इसमें नया तो कुछ नहीं है। जो था उसे ही तो कानूनी रूप दिया गया है। और कहने के साथ ही उसे लगा काश वह अपने मन को भी ऐसे ही समझा पाती। दोनों के बीच फिर मौन घिर आया। वे दोनों और आसपास का सारा माहौल कुछ अजीब तरह से स्तब्ध था। केवल पास में पलंग पे सोया बंटी रह रहकर हाथ पैर चलाता या करवट लेता। और फिर एकाएक चाचा ने बात शुरू कर दी, बिना किसी भूमिका के। शायद शकुन की बात ने, उनके स्वर ने उन्हें आश्वस्त